नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। राहुल गांधी को धमकी देने का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है और हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई आज हो सकती है, लेकिन ये मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। अब तक कोई तमाम बार लगातार दी जा रही धमकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसे लेकर अब कोर्ट भी सख्ती बरतने के मूड में दिखाई पड़ रहा है। ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी हिंदू सेना के सुरजीत सिंह यादव ने, और उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर को सुनवाई के लिए तैयार हो गई। आज उस पर सुनवाई हो सकती है और ये मामला ये है जिसमें केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। रवनीत सिंह बिट्टू ने जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी की थी, उनके धमकी दी थी, उन्हें आतंकवादी कहा था और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी तो भारत के हैं ही नहीं, उनको वो विदेशी हैं। बहुत सारी बातें रवनीत सिंह बिट्टू ने एक सभा में कही थी, एक प्रेस वार्ता में कही थी। उसके खिलाफ ये मामला, इसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी ने पुलिस में भी की है। इस तरह की ये तो उन्होंने टिप्पणी की थी और राहुल गांधी को आतंकवादी बताया था, लेकिन कई और धमकियां दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ही। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के तुगलक लेन थाने में एफआईआर दर्ज कराने की भी कोशिश की। वहां वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ पिछले हफ्ते ही गए थे, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब हाई कोर्ट में एक पीआईएल के जरिए इनके खिलाफ, यानी रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की गई है, मांग की गई है। इस पर सुनवाई होती है और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि ये टिप्पणी राहुल गांधी के खिलाफ, जो इस गंभीर टिप्पणी का संज्ञान जिस तरह से लिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो अब रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की थी उसे बहुत ही गंभीर माना जा रहा है, बहुत ही आपत्तिजनक माना जा रहा है। और यही नहीं, इस बीच पिछले 10-15 दिनों के भीतर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी को धमकियां दी थी और एक तरविंदर सिंह मारवाह नाम के एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने तो सीधे तौर पर उनकी जान लेने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर राहुल गांधी नहीं सुधरे तो उनका हश्र वही किया जाएगा जो उनकी दादी का किया गया था। जबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, इस तरह की धमकी, ऐसी कई धमकियां राहुल गांधी को दी जा चुकी हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी को आतंकवादी बताया था। और गंभीर बात यह भी है कि उनके खिलाफ न तो पार्टी ने कोई कार्रवाई की, न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके मंत्रिपरिषद के वो सदस्य हैं, उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, और न ही भारतीय जनता पार्टी ने। जबकि कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। पत्र का जवाब, पत्र का संज्ञान तक नहीं लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पत्र का जवाब दिया जेपी नड्डा ने, और वो जवाब बड़ा चर्चित रहा, जिसमें एक तरह से राहुल गांधी के बयानों को लेकर जो धमकियां उनको दी जा रही हैं उसका वो समर्थन करते हुए उसमें दिखाई पड़ रहे थे। राहुल गांधी के बारे में ये टिप्पणियां क्यों आई? दरअसल पिछले दिनों जब राहुल गांधी का अमेरिका में दौरा था, वहां 3 दिन के 8, 9, 10 सितंबर को उन्होंने तमाम भारतीय समुदाय के बहुत से लोगों के साथ और कुछ विदेशी प्रतिनिधिमंडल के लोगों के साथ भी मुलाकात की। उस मुलाकात के दौरान उन्होंने जो कुछ बातें कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसकी कुछ चीज़ों को, टिप्पणियों को काट कर, तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर उन्हें बता दिया गया कि वो आरक्षण का विरोध करते हैं, या फिर वो इस तरह की बात करते हैं जिससे देश विरोधी बातें करते हैं। ऐसे आरोप लगाते हुए, यद्यपि वो जो बयान जब उनके पूरे आए तो ये साफ हो गया कि उनके मुंह से जो बातें कही जा रही हैं, उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो उन्होंने कहा ही नहीं। लेकिन उन बातों को लेकर यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कई नेता हैं, कई वरिष्ठ नेता हैं, वो लोग लगातार धमकियां दे रहे हैं और उन्हीं धमकियों का संज्ञान लेते हुए ये पीआईएल दाखिल की गई है दिल्ली हाईकोर्ट में। आज उस पर सुनवाई हो सकती है। अमलेंदु जी, ये रवनीत सिंह बिट्टू ने जो बातें कही थी और एक तरह से उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि राहुल गांधी एक सबसे बड़े आतंकवादी हैं, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही थी, जबकि रवनीत सिंह बिट्टू अभी कुछ समय पहले तक कांग्रेस पार्टी में ही हुआ करते थे। ये जो धमकियां दी थी, तो रवनीत सिंह बिट्टू का क्या संदर्भ था, किस लिए उन्होंने किया था, और अब ये मामला
अगर दिल्ली हाई कोर्ट में जा चुका है, उस पर आज सुनवाई होनी है, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। भले ही इसका संज्ञान तो प्रधानमंत्री को लेना था, उन्होंने नहीं लिया, लेकिन अगर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और अगर उस पर सुनवाई करती है तो निश्चित तौर पर ये एक बिट्टू के लिए मुश्किल भरा क्षण हो सकता है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये रवनीत सिंह बिट्टू के लिए बहुत मुश्किल भरा क्षण हो सकता है अगर हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करता है। और सुनवाई जो कि आप सूचना है कि आज शायद सुनवाई कर सकता है हाई कोर्ट। और ये याचिका पहली दायर किया जा चुकी है। सुरजीत सिंह यादव हैं जो एक हिंदू सेना है उसके अध्यक्ष बताए जाते हैं। हालांकि इससे पहले ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी गए थे अपनी याचिकाएं लेकर। तो उनकी खारिज हो गई थी। तब ये खारिज होती नहीं होती वो देखना है और किस आधार पर उन्होंने कहा। जो हालांकि उन्होंने जो आधार दिया है समीर जी, वो उन्होंने आधार दिया है कि अपनी उसमें कि राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया है रवनीत सिंह बिट्टू ने। और इसके लिए उन्होंने मांग की है कि गृह मंत्रालय को एक औपचारिक शिकायत दर्ज करने और राहुल गांधी को विश्वसनीयता करने वाली झूठी और हानिकारक टिप्पणी के लिए बिट्टू पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाए। ये उन्होंने अपनी रिट में मांग की है। अब अगर इसको सुनता है हाई कोर्ट और इस पर अगर जाहिर सी बात है कि आज अगर सुनता है तो एकदम से आदेश नहीं दे देगा। बिट्टू को भी नोटिस इशू किए जाएंगे और केंद्र सरकार को इशू किए जाएंगे। दोनों को नोटिस, उनका भी पक्ष लिया जाएगा, उनका भी पक्ष लिया जाएगा। उसके बाद हो सकता है इस पर की जाए। लेकिन ये समीर जी खुली धमकी थी और इस पर तो FIR गृह मंत्रालय की तब से होनी चाहिए थी और स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया। कांग्रेस ने इसको लेकर शिकायतें की हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गया था तुगलक रोड थाने में, वहां जाकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत ले ली गई उनकी, लेकिन उस पर FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। इधर दूसरे एक मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं रघुराज सिंह, उनका भी हम लोगों ने बयान सुनाया था पिछले दिनों कि वो मध्य प्रदेश पहुंचे, उन्होंने राहुल गांधी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से जो अनिल बोंडे वहाँ के राज्यसभा सदस्य हैं महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि जीप काटनी नहीं चाहिए बल्कि जीप जला भी देनी चाहिए। ये भी उन्होंने कहा। इसी तरीके से शिवसेना के जो विधायक हैं शिंदे के संजय गायकवाड़, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जीप काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि मेरी सभा में कोई कांग्रेसी आएगा तो उसको दफना दूंगा। इस तरह की बात। हाँ, उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक शब्दावली का इस्तेमाल किया उन्होंने। जी हाँ। अब आपने जो सवाल पूछा था समीर जी, वो ये था कि आखिर किस लिए शुरू हुआ ये बवंडर हुआ। ये समीर जी आप दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी जब गए थे अमेरिका तो वहाँ वो एक कार्यक्रम में थे, तो एक सामने सज्जन बैठे हुए थे जो सिख थे। उन्होंने उनसे सवाल किया कि आपका नाम क्या है जी। तो उन्होंने बताया शायद मनिंदर सिंह नाम उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि देखिए मनिंदर सिंह जी, बात यह है कि हमारी लड़ाई जो ये है कि क्या एक सिख अगर अपनी पगड़ी पहनकर और हाथ में कड़ा पहनकर या कृपाण लेकर के अगर वो गुरुद्वारे जा सकता है कि नहीं जा सकता है, दूसरे यात्रा कर सकता है नहीं कर सकता है। तो ये सिर्फ सिखों की लड़ाई नहीं है बल्कि ये तमाम धर्मों के मानने वाले लोग हैं, उनके लिए ये लड़ाई है कि वो अपनी अपनी धार्मिक जो प्रथा है और जो उनके धार्मिक अकीदा है उसका वो पालन कर सकते नहीं कर सकते। चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक राष्ट्र एक सब की बात करती है तो वो एक रूपता की जो बात करती है तो वो तमाम धर्मों के जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनकी अवहेलना करने की कोशिश करती है। राहुल गांधी ने ये बात कही थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रचारित किया कि राहुल गांधी ने कहा कि सिखों को लेकर कहा। सबसे पहले बयान आया था जो RP सिंह है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और दिल्ली के पूर्व विधायक भी हैं। सबसे पहले उनका बयान आया था कि मैं राहुल गांधी के खिलाफ अदालत जाऊंगा और उसके बाद फिर ये सब शुरू हुआ। उसी कड़ी में रवनीत सिंह बिट्टू ने ये हमला बोला था। हालांकि राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले एक अपना वीडियो जारी करके और अपने जो कहा था उसको जारी करके उन्होंने ट्वीट भी किया, अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी उन्होंने लिखा कि मैंने ये कहा है, आप बताइए कि इसमें मैंने क्या गलत कहा है और क्या इस पर क्या ये उन्होंने कहा था। इस बीच हुआ ये समीर जी की जो सिखों की जो सबसे बड़ी संस्था है श्री गुरुद्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC, उसके जो चीफ हैं जत्थेदार, उन्होंने राहुल गांधी की बात का समर्थन किया और उन्होंने कई जो थे इस तरीके की बातें उदाहरण दिए कि जिस तरीके से सिखों के साथ भेदभाव हो रहा है ये उन्होंने दिया। इसका मतलब कि जो सिखों की सबसे बड़ी संस्था है वो राहुल गांधी के समर्थन में आई। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस के साथ मतभेद रहे हैं, इसके बावजूद राहुल गांधी ने लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कही थी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर उन्होंने बात कही थी और उस पर उनकी ये टिप्पणी थी, लेकिन उनकी टिप्पणी को एक अलग तरीके से पेश कर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो सिखों की सबसे बड़ी संस्था है उसने आपत्तियों को जो आपत्तियां जताई जा रही हैं उनको खारिज कर दिया और कहा कि राहुल गांधी ने कोई गलत नहीं कहा था। एक तरह से उनके इस बयान का वो समर्थन कर रहे हैं। इसी तरह से अमलेंदु जी ये भी मुद्दा है जिस पर अभी जो आपने जिक्र किया, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के जो नेता हैं संजय गायकवाड़,
उन्होंने आरक्षण का मुद्दा लेकर और भी बीजेपी के कुछ नेताओं ने आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। हालांकि उस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह भी राहुल गांधी पर तंज कस चुके हैं, लेकिन जो उनके बयान था उनका, उसका एक छोटा सा हिस्सा लेकर उस पर आपत्ति जताई जा रही है। उस पर उन्होंने कुछ सवाल के जवाब में ये कहा था कि आरक्षण पूछा गया कि आरक्षण कब तक आप क्या खत्म कर देंगे या उसको कब तक जारी रखे रहना चाहिए। उन्होंने कहा जब तक आरक्षण देने वाले संविधान निर्माताओं की मंशा, जो उनकी इच्छा थी, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती है तब तक देंगे, और जब वो पूरी हो जाएगी तो आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन इस बयान को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमला बोला कि राहुल गांधी ने कहा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो आरक्षण खत्म करने की बात को लेकर उसी पर कुछ नेताओं ने उन्हें धमकी दी कि उनकी जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हालांकि उनके खिलाफ कुछ जगहों पर FIR दर्ज हुई है, लेकिन दिल्ली में ऐसे 4-5 नेताओं के खिलाफ अजय माकन के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के तुगलक लेन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पिछले हफ्ते गया था, पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और कहा गया कि पहले उसकी जांच होगी, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो गंभीर बयान सबसे पहले आया वो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं तरविंदर सिंह मारवा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सीधे तौर पर धमकी दी और कहा कि उनका भी हश्र वही होगा जो उनकी दादी का, यानी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का हुआ था। तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर टिप्पणी थी और सीधे तौर पर यह धमकी देने वाली टिप्पणी थी। लेकिन इस टिप्पणी के खिलाफ न तो स्वतः संज्ञान लिया दिल्ली पुलिस ने, न ही भारतीय जनता पार्टी ने, न ही गृह मंत्री ने, न ही किसी राजनीतिक पार्टी ने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो उनकी पार्टी है। और बाद में जिस तरह से JP नड्डा का पत्र आया और उसमें इन सारे बयानों का, इन सारे धमकियों को जिस तरह से जायज़ ठहराने की कोशिश की गई है, वो और भी ज़्यादा एक गंभीर मसला है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। अब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है और दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा और इस केस की मेरिट और तमाम चीज़ों पर वो जांच पड़ताल करेगा कि रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू के जिस तरह के बयान हैं, निश्चित तौर पर बड़े एक केंद्रीय मंत्री के रूप में बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान है और उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट कार्रवाई कर सकता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी और दिल्ली हाई कोर्ट जो फैसला देगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन गंभीर मसला ये है कि जो काम कानून को करना चाहिए था, कानून व्यवस्था को, पुलिस को करना चाहिए था, वो सारी चीज़ें दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है अमलेंदु जी। दिल्ली पुलिस आखिर इस तरह की FIR दर्ज करने में क्यों कोताही बरत रही? अब तक उसने नहीं की। एक पार्टी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भी मिल रहा है, FIR दर्ज करने में क्या दिक्कत है? समीर जी देखिए, FIR दर्ज हो जाएगी तो उसके बाद फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। एक तो जो मंत्री जी हैं उनकी, और FIR दर्ज हो जाएगी तो सरकार का पता नहीं कब भरोसा कि कब चली जाए, तो उसके बाद फिर कार्रवाई हो सकती है, बाद में भी कार्रवाई हो सकती है। तो एक गंभीर संकट जो है वो पैदा हो जाएगा, ये इस तरीके से समझा जा सकता है। तो इसलिए FIR दर्ज नहीं कराई जानी है जी। दूसरी ये राहुल गांधी को एक खुली एक तरीके से कहा जाए वो चेतावनी बीजेपी की तरफ से है कि हाँ, हम इस तरीके की धमकियाँ देते रहेंगे और इस पर हम अमल भी कर सकते हैं। चूँकि JP नड्डा का जो पत्र है वो समीर जी इसी तरफ साफ साफ इशारा करता है कि जो बातें कही गई हैं, जो धमकियाँ दी गई हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी का जो है केंद्रीय नेतृत्व है उसका पूरी तरीके से समर्थन ही नहीं, बल्कि उसके कहने पर ही ये धमकियां दी जा रही हैं। ये पत्र उनका इस तरीके से बताता है समीर जी। तो इसीलिए FIR जो है वो दर्ज नहीं की जा रही हैं। और FIR दर्ज नहीं की जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा। पत्र में उन्होंने संज्ञान लेने की बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ये कहा कि अगर इन चीज़ों पर, इन बातों पर संज्ञान नहीं लिया गया, कार्रवाई नहीं की गई, तो हमारी राजनीति, देश की राजनीति और भी ज़्यादा पतनशील रास्ते की ओर जाएगी। लेकिन तब उसके बावजूद संज्ञान नहीं लिया और जवाब दिया। JP नड्डा ने अपने पत्र से, एक बार उस पत्र को फिर से स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे, और उसमें जो बातें उन्होंने लिखी, तो राहुल गांधी की को ये धमकी देने वाले लोग जो बातें लिख रहे हैं वही बातें उन्होंने भी उसमें लिख दी और एक तरह से उन्होंने उसको जायज़ ठहराने की, जस्टिफाई करने की कोशिश की, न्याय संगत ठहराने की कोशिश की कि बिल्कुल ये लोग जो धमकी दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का उन धमकियों के पीछे
एक पीछे खड़ी है, सपोर्ट है। ये इसको हम लोग देख सकते हैं कि क्या किस तरह से उन्होंने लिखा, और उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इतनी बातें की है, प्रधानमंत्री को इतनी गालियां दी हैं, ये सारी चीज़ें कही, और ऐसी ऐसी गालियों का नाम, ऐसे ऐसे अपशब्दों का नाम इस पत्र में नड्डा जी ने लिखा है, जिसको कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि उसमें कभी कोई चीज़ राहुल गांधी ने नहीं कही, और पार्टी के नेताओं ने भी एक दो चीज़ें कही हैं। तो ये भी बड़ा सवाल है कि जिन अपशब्दों को वो लिख रहे हैं, आखिर ये अपशब्द प्रधानमंत्री के लिए क्यों लिख रहे हैं। तो खैर ये अपनी जगह मसला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये बातें कही भी गई हों, अगर उनके अपमानजनक बातें कही गई हों, तो क्या उसके लिए किसी की जान ले ली जाएगी और उसको सीधे तौर पर धमकी दी जाएगी? ये बहुत बड़ा मसला है। और जो राजनीति के पतनशील होने की आशंका जताई जा रही है वो यही है कि अगर इस तरह की राजनीति हुई, यानी राजनीतिक टिप्पणी के विरोध में किसी व्यक्ति को एक ऐसा थ्रेट देना, धमकी देना, तो वो बहुत ही गंभीर मसला है। ये भी, और जो सब इस जेपी नड्डा के इस पत्र का लबोलुआब था, उसमें उन्होंने ये लिखा कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। और वो छवि खराब कहाँ से होती है अमलेंदु जी, उसको ज़रा सा आप बताएंगे कि राहुल गांधी की किन बातों से, चाहे वो पार्लियामेंट में आलोचना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, या बाहर कर रहे हैं, या देश के बाहर कर रहे हैं, तो क्या उससे छवि खराब होती है? देखिए समीर, और छवि खराब होने का दंड ये दिया जाना चाहिए जो उनके नेता धमकी दे रहे हैं? देखिए समीर जी, छवि तो खराब होती है। छवि इसलिए खराब होती है कि अगर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, और विपक्ष का काम ही सरकार से सवाल पूछना है और कोई काम ही नहीं है, तो विपक्ष अगर सरकार से सवाल पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकार के पास जवाब नहीं है जी, तो सरकार की छवि खराब होगी। तो फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं है राहुल गांधी के सवालों के, तो इसलिए छवि खराब होने की बात कही जा रही है। दूसरा, राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान को मुद्दा बनाया, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर हमला किया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा चिंतित है। और अपनी चिट्ठी में जो लिख रहे हैं जेपी नड्डा साहब, वो लिख रहे हैं कि मोदी की छवि को खराब कर देने वाली बात कही थी, तो राजनीतिक मर्यादा को किसने खंड खंड किया था, खड़गे साहब, ये अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं। तो यानी समीर जी की जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए भारतीय जनता पार्टी पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उसको लेकर बहुत ज़्यादा बीजेपी परेशान दिखाई पड़ती, तो इसलिए इस तरीके की धमकियाँ सारी दी जा रही हैं। आज ही समीर जी जो कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया है, लगभग 3 मिनट का उनका वीडियो है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, जो देश के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान दिया, और जो एक गरीब परिवार से आते थे और जिन्होंने बहुत गरीबी में रह करके पढ़ाई लिखाई की और देश का नाम रोशन किया, उनका प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से सार्वजनिक तौर पर अपमान किया, ये उन्होंने कहा है। और इसको लेकर अब काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से अपमान किया, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री जो तत्कालीन थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका अपमान करती रही और उनको सदन में बोलने नहीं दिया गया। यह भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया, अपना वीडियो पोस्ट किया है कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर। हम अपनी टीम से कहेंगे कि अगर वो हो तो उनका उसका कुछ अंश सुनवाया जा सकता है समीर जी। लेकिन अमलेंदु जी, वही बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर राजनीतिक विरोध है और राजनीतिक विरोध की वजह से क्या ऐसी धमकियां दी जानी चाहिए? एक बार सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत को क्या कह रही हैं वो, और उसके बाद फिर इस जो ये खबर है इस पर हम आपको और अपडेट करेंगे। राहुल गांधी को जो धमकी दी गई है, रवनीत सिंह बिट्टू ने जिस तरह से उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए हैं, वो मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। सरदार मनमोहन सिंह इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने। बेहद पढ़े लिखे, विश्वविख्यात अर्थशास्त्री, बिना किसी पीआर तंत्र के दुनिया के तमाम राजनेता उनको अपना गुरु बुलाते थे, चाहे वो बराक ओबामा हो या एंजेला मर्केल, उनकी प्रतिभा के सब कायल रहे। लेकिन सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए बीजेपी ने क्या क्या कहा और क्या क्या किया, यह सुनना और समझना जरूरी है। सर्वप्रथम, वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं, ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए दिया। यही नहीं, एक सरदार की शालीनता के तार तार करके उनके नाम को अपभ्रंश किया। उनको मौन मोहन सिंह बुलाने का पाप बीजेपी आज तक करती है। बात जून 2004 की थी। सरदार साहब तब नए नए प्रधानमंत्री बने थे, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, उनको मोशन ऑफ थैंक्स देना था। बीजेपी ने इतना उपद्रव मचाया सदन में कि वो बोल नहीं सके और उनको अंततोगत्वा मोशन ऑफ थैंक्स टेबल करना पड़ गया।
उनकी सारी प्रतिभाओं, उनकी सारी उपलब्धियों को ताक पे रखकर बीजेपी के लोग आज भी उनको रिमोट कंट्रोल बुलाने से चूकते नहीं है, वो घृणित पाप करते हैं। यही नहीं, एक सिख की देशभक्ति पर सवाल बीजेपी तब उठाती है जब सरदार साहब के बयानों को काट छाट कर आज तक चलाती है और उनके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाती है। लेकिन मनमोहन सिंह जी कौन है? मनमोहन सिंह जी वो हैं जिन्होंने विभाजन का दंश सहा, छोटी उम्र में अपनी मां को खो देने की पीड़ा को सहा, गरीबी और गुर्बत के आगे घुटने नहीं टेके और उन्होंने अपनी मुश्किलों को एक सच्चे सिख की तरह अपनी ताकत बनाया। देश ही नहीं, विश्व की सबसे नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप के बदौलत उन्होंने तालीम हासिल करी और बतौर प्रधानमंत्री सोनिया जी के साथ मिलकर इस देश में इतिहास रचा। उन्होंने इस देश को खाद्य सुरक्षा, इस देश को मनरेगा, इस देश को राइट टू एजुकेशन, इस देश को राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे ऐतिहासिक कानून दिए। ये उनकी दूरदृष्टता थी कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन पाए। भारत ने अपने दरवाजे खोले और आज हम महाशक्तियों के साथ मुकाबला कर पा रहे हैं। ये सरदार साहब का कुशल नेतृत्व था कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला और 10 साल में सबसे ज्यादा आर्थिक ग्रोथ डिलीवर करी। एक सच्चे सिख अनुयायी होने के नाते उन्होंने ये सब बड़ी शालीनता से किया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को अपना दुश्मन नहीं समझा, लेकिन बीजेपी ये काम लगातार करती रही। असलियत यह है कि गुरु नानक के एक सच्चे अनुयायी का हर कदम पे, हर मौके पर उनको बेइज्जत करने का काम बीजेपी ने किया। और ये बात करते हैं सिखों की, ये बात करते हैं सरदारों की। असलियत तो यह है कि इनके लोग टीवी पर बैठकर खुलेआम सरदारों को, सरदार किसानों को गुंडा, मवाली, आतंकी और खालिस्तानी कहते हैं। सोचिए पर्दे के पीछे ये पंजाब के बारे में क्या सोचते होंगे। और ऐसी थोड़ी पंजाब ने इनको बेदखल किया हुआ है, ऐसे थोड़ी पंजाब ने इनको पैदल किया हुआ है। असलियत यह है, क्योंकि आजकल एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा था, सुनना और समझना जरूरी है कि इनके मन में असल में सिखों के प्रति, सरदारों के प्रति क्या है। मैंने सिर्फ आपको एक यहां पर एग्जाम्पल दिया है कि देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कहा और क्या क्या नहीं किया। यह शर्मनाक है। आज भी देरी नहीं हुई है, कान पकड़ के माफी। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जो बता रही हैं कि किस तरह से ये जेपी नड्डा तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या किया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये अपनी राजनीतिक वाद विवाद है, राजनीतिक विरोधाभास है, राजनीतिक टिप्पणियां हैं, लेकिन राजनीतिक टिप्पणियों का जवाब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया है उस तरह से नहीं दिया जाता है। वो अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है कि किसी जबान काट कर लाइए तो 11 लाख रुपए का इनाम। ये बात कोई कह दे रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, बहुत गंभीर मुद्दा है ये। कोई व्यक्ति कह दे रहा है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन को, राष्ट्रीय पार्टी के एक बड़े नेता को, कि ये इनका हश्र वही होगा जो इनकी दादी का हुआ था, यानी दादी को किस तरह से मार दिया गया था, वो हश्र होगा। अगर ये बात कही जा रही है तो ये कितनी गंभीर बात है। और ये राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, ये अपराध का विषय है। पर अपराध के विषय पर न तो कानून व्यवस्था को देखने वाली दिल्ली पुलिस ने कुछ किया, न ही मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने कुछ किया, और न ही प्रधानमंत्री ने कुछ किया। अब स्वतः संज्ञान भले न लिया हो, लेकिन संज्ञान में लाने के बावजूद उन्होंने संज्ञान में उन चीज़ों को, उन घटनाओं को नहीं लिया। गृह मंत्री अमित शाह से तो जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर उसका जवाब देने से मना कर दिया और कहा यह राजनीतिक सवाल है, इस पर ये जवाब मुझसे मत लीजिए। जबकि वो गृह मंत्री है, दिल्ली पुलिस उन्हीं के अंडर में आती है, और जहां ये तरविंदर सिंह बारवाह ने उनको धमकी दी वो इलाका दिल्ली पुलिस के अंदर में है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली के एक वीआईपी इलाके में उन्होंने ये बात कही थी, एक सभा में कही थी, एक प्रदर्शन के दौरान कही थी, जहां सैकड़ों लोग थे और बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी भी वहां पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में वो बात कही थी, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके लिए जब शिकायत भी दर्ज कराई गई तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। और अब इस तरह की कार्रवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है। या दिल्ली हाई कोर्ट आज इस याचिका की सुनवाई, इस पर सुनवाई कर सकता है, और सुनवाई करने के बाद यह तय होगा कि रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी राहुल गांधी के लिए की, उस पर
वो उनको क्या कहती है। लेकिन जो भी फैसला होगा पर रवनीत सिंह बिट्टू इस समय मुश्किल में घिरे जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। हमने बिल्कुल समीर जी, घिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कई जगह शिकायतें हुई हैं और कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस है उसने कार्यक्रम भी चलाया था, जूता मारो अभियान। तो रवनीत सिंह बिट्टू के घर के बाहर ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, उनके चित्र पे जूते चप्पल भी मारे थे, ये हम लोगों ने दिखाया था। पर जहां प्रदर्शन जब किया था लेकिन बिट्टू ने कहा क्या था जिसपे इतना बवाल मचा हुआ, बात आगे बढ़ी। मुझे लगता है कि हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के लिए आखिर कहा क्या था कि जिसपे इतना बवाल मचा हुआ। देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू सिर्फ एक भाजपा के सदस्य नहीं है, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो चूंकि केंद्र में मंत्री भी हैं और मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं, तो कैबिनेट मंत्री का वक्तव्य समीर जी अभी तक यही समझाया जाता था कि ये सरकार का रुख है, जो केंद्रीय मंत्री जो भी कुछ बोल रहा है। तो रवनीत सिंह बिट्टू जो कुछ कह रहे हैं वो एक तरीके से मोदी सरकार का वक्तव्य भी समझा जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इस पे आ चुकी डायरेक्टिव कि वो लोगों के अपने व्यक्तिगत विचार भी होते हैं, लेकिन पहले यही समझाया जाता था। तो लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा क्या था, अगर हमारी टीम इसको सुनवा सकती है तो हम चाहेंगे कि उसको एक बार फिर से सुनवा दिया जाए कि रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा क्या था, जिस पर यह याचिका दायर हुई है दिल्ली हाईकोर्ट में। समीर जी, जी बिल्कुल, तो सुनते हैं रवनीत सिंह बिट्टू को और जिस मामले में उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में हिंदू सेना ने याचिका दायर की है। राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है, क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना, और जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेट ग्रुप है जो सबसे जो माहिर है बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। तो ये कहा रवनीत सिंह बिट्टू ने, ये केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, उसको देश का नंबर 1 आतंकवादी बता रहे हैं। और देश का नंबर 1 आतंकवादी केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं, लेकिन अगर वो है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है सरकार। क्यों नहीं कर सकती है, इसका जवाब भी सरकार के पास नहीं है। और इसका जवाब भी नहीं है कि एक केंद्रीय मंत्री जब लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहा है तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। यही समझ से परे है, और ये समझ से परे है। लेकिन ये कैसे इसको समझा जाए, इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं सर्वजीत सिंह यादव, हिंदू सेना के वो नेता हैं, और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि इनकी ये जो आपत्तिजनक टिप्पणी है राहुल गांधी के खिलाफ, इस पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई कर सकता है। तो अब ये बड़ा मामला है, चूंकि इस पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस को करनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी, चूंकि रवनीत सिंह बिट्टू उनकी कैबिनेट के सदस्य हैं, उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, लेकिन नहीं की गई कार्रवाई, और अब दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी की शिकायत के बाद भी पत्र दिया, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान नहीं लिया। दिल्ली पुलिस में इसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दिया गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, अजय माकन के नेतृत्व में, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी गंभीर बात, इतने आपत्तिजनक बयानों के बावजूद आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या अमलेंदु जी केंद्रीय मंत्री हैं, ये इसलिए नहीं हो रही है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। हालांकि एक बड़ी वजह तो यही है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इन बयानों के साथ है, ये JP नड्डा ने बता दिया है। लेकिन
जी बिल्कुल समीर जी, देखिए जेपी नड्डा का पत्र जो है वो साफ तौर पे ये बताता है कि वो इन बयानों के साथ ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करती रहेगी, ये वो साफ साफ तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने पत्र में लिख रहे हैं। हालांकि बाद में प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि भाई प्रधानमंत्री जी, आपको इतना शिष्टाचार बरतना चाहिए था, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 82 वर्ष के नेता का इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए। पत्र का ही संज्ञान नहीं लिया और आपने अपने मुंशी से एक तरीके से कहा जाए वो आपने पत्र का जवाब दिलवा दिया। अब जेपी नड्डा क्या है मोदी जी के सामने, तो ये है, तो उन्होंने ये दिया। इस पे समीर जी देखिए जो याचिका दायर की गई, पहले हम ये बता दें इस याचिका में जो कहा गया है वो कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 यानी रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा की गई टिप्पणियां न केवल निराधार हैं बल्कि नफरत और हिंसा को भी भड़काती हैं, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा की गई टिप्पणियों की भड़काऊ प्रकृति ने सार्वजनिक अशांति और हिंसा को जन्म दिया है और इसमें हिंसा और समूहों के बीच टकराव को भड़काने की प्रवृत्ति है, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है। ये जो सरजीत सिंह यादव जो हिंदू सेना के नेता हैं, इनकी तरफ से समीर जी ये दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पे आज संभवतः दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है समीर जी। इधर जो महाराष्ट्र में है समीर जी, वहाँ शनिवार को कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल वो जाकर मिला जो वहाँ के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन से, और उस प्रतिनिधि मंडल में जो नाना पटोले वहाँ के कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोरेट और कांग्रेस की मुंबई की प्रमुख वर्षा गायकवाड़ और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान शामिल थे। और इन्होंने एक ज्ञापन वहाँ गवर्नर को सौंपा और गवर्नर को जो ज्ञापन सौंपा उसमें आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो हैं वो इस मुद्दे पर एक मार्गदर्शक बने हुए हैं और बोंडे और गायकवाड़ की तरफ तत्काल गिरफ्तारी की मांग इस कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने की। इधर राहुल गांधी ने समीर जी काफ़ी इंतजार किया कि प्रधानमंत्री की तरफ से शायद कोई इस पर आए और प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ नहीं कहा। जब जेपी नड्डा से पत्र लिखवाया उसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, वो अंश अपना भाषण का जारी किया और वो भाषण का अंश जारी करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, हालांकि अंग्रेजी में लिखा उन्होंने, हम पढ़ के सुना देते हैं कि भाजपा अमेरिका में मेरी टिप्पणियों के बारे में झूठ फैला रही है। मैं भारत और विदेश में रहने वाले हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूं, क्या मैंने जो कहा है उसमें कुछ गलत है? क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके? हमेशा की तरह भाजपा झूठ का सहारा ले रही है। वे मुझे चुप कराने के लिए बेताब हैं क्योंकि वे सच बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं हमेशा उन मूल्यों के लिए बोलूँगा जो भारत को परिभाषित करते हैं, विविधता में हमारी एकता, समानता और प्रेम। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया और इसके साथ उन्होंने वो वीडियो भी जारी किया वहाँ का अमेरिका में जो उन्होंने कहा था, जो अगर वो वीडियो उसको भी सुनवाएंगे। लेकिन अब अमलेदु जी एक और भी बात है कि इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही शांत हैं, इसे लेकर एकनाथ शिंदे भले ही अपने पार्टी के विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में इसे लेकर बिल्कुल फूट दिखाई पड़ रही है। अजित पवार जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने एक सभा में जिसमें एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों लोग मौजूद थे, उसमें उन्होंने जमकर इस दोनों लोगों की, सभी की इसमें निंदा की और ये कहा कि अगर कोई इस तरह की बात कह रहा है तो हम एनडीए में महायुति, जो उसको महाराष्ट्र में महायुति कहते हैं, तो महायुति को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, ये हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति के खिलाफ है, ऐसा हमारी राजनीति में कभी नहीं हुआ है। ये बात अजीत पवार ने कही है और माना जा रहा है कि जो घटक दल, दूसरे घटक दल भी हैं, उनमें भी इस बात को लेकर काफ़ी नाराजगी है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस तरह की धमकी पर क्यों चुप हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्यों नहीं उस पर कोई कार्रवाई हो रही है ऐसे नेताओं पर, और क्यों नहीं कानून व्यवस्था अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, क्यों नहीं दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है और ऐसी जो गंभीर टिप्पणियां या आपत्तिजनक टिप्पणियां या धमकियां दी गई हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर नहीं रही है, क्यों नहीं उनको गिरफ्तार कर रही है। बिल्कुल समीर जी, और ये सवाल तो उठ रहे हैं और सीधे सीधे सवालों के घेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। कि उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री एक तो खामोश हैं, उनके मंत्रिमंडल का सदस्य समीर जी अगर कोई गलत बयानी कर रहा है तो इस पर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने मंत्री को डांटें। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था उसमें यही कहा था कि भाई आप अपने लोगों को रोकिए, वो किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं इसको रोकना चाहिए। तो वो प्रधानमंत्री ने उस पर गौर नहीं किया। समीर जी मान लीजिए ये राहुल गांधी के खिलाफ बात न करके उनके किसी मंत्री ने अगर जो बाइडेन के खिलाफ कोई बात की होती, या पुतिन के खिलाफ कुछ बात की होती, या जेलेंस्की के खिलाफ कुछ बात की होती, तो आज क्या हो रहा होता?
आप देखिए कि नूपुर शर्मा जो उनकी भाजपा की प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात कह दी थी और उस पर जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आई तो किस तरीके से उनको हटाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, माफ़ी मांगनी पड़ी और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय था उसको सुनिश्चित करना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की ये नीति नहीं है, ये कहना पड़ा। तो इसी तरीके से फ्रिंज एलिमेंट बता दिया कि हमारी पार्टी कहीं नहीं, जबकि वो प्रवक्ता थी, वो ऑफिशियल प्रवक्ता जी हाँ। थी, तो उसको फ्रिंज एलिमेंट बता दिया। तो इसी तरीके से अगर ये बात इस तरीके से बढ़ेगी तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिट्टू को भी फ्रिंज एलिमेंट बता देंगे अगर ये बात बढ़ती है? हालांकि वो नहीं बताएंगे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ बिट्टू के बयान के समर्थन में खड़ी है, तरविंदर सिंह मारवाह के साथ खड़ी है, अनिल बोंडे के साथ खड़ी है, रघुराज सिंह के साथ खड़ी है। और इस तरीके के बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, ये साफ तौर पर कांग्रेस का आरोप ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल अब ये लाइन है, बिल्कुल लाइन है सभी। यही इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा हैरानी है। और राहुल गांधी ने जो अपने ट्वीट में, अपने भाषण का अमेरिका में जो बात उन्होंने कही थी, जिसे लेकर यहां प्रचारित किया जा रहा है और जिसे लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनको धमकी दे रहे हैं, वो वीडियो अगर हम लोग सुन सके तो उसको हम सुनेंगे क्या उन्होंने कहा था। और राहुल गांधी ने कई दिन तक इंतजार करने के बाद आज ये प्रतिक्रिया दी है इस पर, जो उनको धमकी दी जा रही थी उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। यह है उनके उस भाषण का अंश जिसे यहां बताया जा रहा है कि वो देश के खिलाफ है, सिखों के खिलाफ है या किसके खिलाफ है, जो आप खुद ही सुन लीजिए उसको। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states. Certain languages are inferior to other languages. Certain religions are inferior to other religions. Certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. The fight is about what type of India we are going to have. Are we going to have an India where people are allowed to believe what they want to believe? People are allowed to respect what they want to respect, say what they want to say, listen to what they want to hear? Or are we going to have an India where only few limited people can decide what is going to happen? And the problem is these people don't understand India. वो समझ ही नहीं आती उनको। तो ये था अमेरिका में दिया गया राहुल गांधी का वो भाषण, जिसे सिखों के खिलाफ बताया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया जा रहा है और उसको लेकर जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो कि सिखों की एक सबसे बड़ी संस्था है, उसने राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए कहा है कि उनको इस बयान में कोई आपत्ति नहीं नज़र आती है, जबकि एसजीपीसी का कहना भी है और रही भी है, कांग्रेस का विरोध करती है, कांग्रेस की वो विरोधी संगठन है। अब ये राहुल गांधी, अमलेंदु जी वही बात कर रहे हैं, अगर उसका एक जिस्ट देखा जाए कि कपड़ों से पहचानने वाली बात, कि लोगों को कपड़े से पहचाना जाता है, और कपड़ों से पहचानने वाला जो मुहावरा था वो किसका था वो भी सभी को पता है, वो किसका मुहावरा था, क्यों कहा गया था, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। लेकिन उन बातों को किस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, चाहे ये बात हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, उन्होंने जो बातें कही उसको किस तरह से एक अलग संदर्भ में थोड़ा उसका अंश लेकर उसे एक उनके लिए कहा जा रहा है कि ये कैसे उसका विरोध कर रहे हैं। और इसके लिए उनका राजनीतिक विरोध नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उन्हें धमकी दे रहे हैं
कि तुम्हारा हश्र वही होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था, यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। अब इसको लेकर जब कांग्रेस पार्टी ने, आप पहले तो कांग्रेस पार्टी ने इंतजार किया कि शायद कानून अपना काम करे, व्यवस्था अपना काम करे, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करे, और कोई न करे तो कम से कम प्रधानमंत्री अपना काम करे, गृह मंत्री अपना काम करे। लेकिन जब किसी ने कोई काम नहीं किया तो उनको याद दिलाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपके देखते हुए राजनीति किस पतनशील अवस्था में जा रही है, किस दिशा में जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र को भी हम दिखाएंगे उन्होंने क्या लिखा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पत्र का भी कोई संज्ञान नहीं लिया और उसका जवाब, लंबा चौड़ा जवाब दिया जेपी नड्डा ने 3 पेज का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो राहुल गांधी के लिए जो बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल ठीक कही जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने उसको जायज़ ठहराते हुए ये कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करते हैं। हालांकि सीधे तौर पर तो उन्होंने नहीं लिखा कि जो धमकी दी जा रही है बिल्कुल सही दी जा रही है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि धमकी इसलिए दी जा रही है, ये कहा जा रहा है। इसी बात को लेकर ये चिंता जताई जा रही है कि आखिर राजनीति की दिशा किधर जा रही है। क्या धमकी दे, क्या जो विरोध में बोलने वाले को, नीतियों की आलोचना करने वाले को इस तरह की धमकी दी जाएगी कि उसकी जान ली जा सकती है, जान ले ली जाएगी। क्योंकि तरविंदर सिंह मारवाह की धमकी बिल्कुल यही थी कि तुम्हारा हश्र वही किया जाएगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था। जीभ काट लेने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस तरह की बात करने वालों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देता है, आदेश देता है या नहीं देता है, इस पर आज फैसला हो सकता है। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री हैं, अब वो मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही संज्ञान न ले, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की नज़र में ये साधारण बयान इसको नहीं माना जा सकता। बिल्कुल समीर जी, और ये लगातार सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे। आप देखिए लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या सोया हुआ है कि केंद्रीय मंत्री इस तरीके से नेता विपक्ष को धमकी दे रहा है, सरेआम की जुबान काट लेनी चाहिए और कि आतंकवादी नंबर 1 है, इस तरह की बातें कर रहा है। और ये कहाँ सोया हुआ है कि मंत्री और तमाम सांसद विधायक इस तरीके की धमकियाँ दे रहे हैं। तो इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हो सकता है समीर जी कि आज दिल्ली हाई कोर्ट इस पर कोई बड़ा आदेश दे दे, ये हो सकता है अगर आज सुनवाई होती है। अभी तक तो अब सुनवाई हुई नहीं, तो अगर सुनवाई जिस समय होगी तो हम बताएंगे अपने दर्शकों को किस सुनवाई होगी, क्या हुई, क्या है, तो इस पर कोई आदेश आ सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया समीर जी, वो बहुत महत्वपूर्ण, जो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा भी अपने इस वीडियो के पोस्ट को जो था अंश को पोस्ट करते हुए। और राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा अमेरिका में मेरी टिप्पणियों के बारे में झूठ फैला रही है। मैं भारत और विदेश में रहने वाले हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने जो कहा है उसमें कुछ गलत है? क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके? हमेशा की तरह भाजपा झूठ का सहारा ले रही है। वे मुझे चुप कराने के लिए बेताब हैं क्योंकि वे सच बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं हमेशा उन मूल्यों के लिए बोलूँगा जो भारत को परिभाषित करते हैं, विविधता में हमारी एकता, समानता और प्रेम। ये राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा। ट्वीट के साथ ही उन्होंने वीडियो पोस्ट किया। अपने दर्शकों को हम बता दें कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की इन धमकियों से बेखबर सबसे पहले पहुंचे थे करनाल, जहां वो जाकर एक उस ड्राइवर के परिजनों से मिले थे जो उनको अमेरिका में मिला था, जो डंकी रास्ते से वहां पहुंचा हुआ था। और आज राहुल गांधी की 2 सभाएं जम्मू कश्मीर में हैं, एक पुंछ में है जो 1 बजे है और 2 बजे उनकी सभा श्रीनगर में है अभी की सूचना के अनुसार। तो राहुल गांधी अपने काम पर लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को साथ मिल रहा है इस समय बीएसपी की प्रमुख मायावती जी का। मायावती जी ने भी आज समीर जी 6 ट्वीट जो है वो थ्रेड किए हैं और उसमें ये कहा है कि राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, जबकि राहुल गांधी ने वो भी पोस्ट किया था कि राहुल गांधी ने कहा क्या था। जो एक वहाँ रिपब्लिकन पार्टी की समर्थक समझी जाती है, उनका एक सवाल था कि आरक्षण कब खत्म होगा। इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि अगर ये वहाँ जो अन्याय है अगर वो समाप्त हो गया, जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, जब अन्याय है जब तक आरक्षण रहेगा। और इसको लेकर फिर जो राजनाथ अंबेडकर, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के परपौत्र हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनसे भी संपर्क किया कि आप भी इस पर राहुल गांधी के खिलाफ बोलिए। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे राहुल गांधी के खिलाफ बोले। राहुल गांधी ने जो कहा वो तो हर अंबेडकरवादी यही कहता है, यही कहता है कि आप सामाजिक भेदभाव खत्म करिए, उनको बराबरी के स्तर पर लाइए, उनको उस प्रतियोगिता के स्तर पर ले आइए, उसके बाद जरूरत नहीं रहेगी। यही मंशा जो आरक्षण का प्रावधान करने वाले संविधान निर्माताओं की भी थी।
तो वही बात राहुल गांधी ने की कि जब तक आप उनके लिए सामाजिक समाज में भेदभाव, जो सामाजिक गैर बराबरी है वो बनी रहेगी, तब तक आरक्षण जरूरी है। जिस दिन वो गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, आरक्षण की जरूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन उसे लेकर बीएसपी की नेता मायावती का भी बयान आया है, उन्होंने राहुल गांधी का विरोध किया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो विरोध नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो उन्हें धमकी दी है बाकायदा कि उनके साथ क्या किया जा सकता है। उनकी जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, उन्हें आतंकवादी बता दिया गया और उनका हश्र वही कर देने की धमकी दी गई जो इंदिरा गांधी का हश्र हुआ था। एक बात तरविंदर सिंह मारवा की भी अगर बाइट हो, वो कुछ दिन पहले उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन शुरुआत उसी से हुई थी। उसी धमकी के बाद ये लगातार धमकियां आई जिनका हम जिक्र कर रहे थे। और उन्हीं में से एक रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री है, उनका बयान भी है, जिसके खिलाफ एक PIL दायर की गई है हिंदू सेना की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में। तो एक बार तरविंदर सिंह मारवा का बयान सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। और दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को अब तक इस धमकी में, इस बयान में कोई आपत्तिजनक बात नहीं दिखाई पड़ी है। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल होया। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल होया। तो ये तरविंदर सिंह मारवा हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आप इनको देखकर समझ रहे होंगे, कई बार के विधायक रहे हैं। और ये बात कहीं किसी एक छोटी मोटी जगह पर नहीं कह रहे हैं। दिल्ली का हार्ट कहे जाने वाला इलाका, जिसको लुटियंस जोन कहा जाता है, वहां पर एक प्रदर्शन के दौरान ये कह रहे थे और सीधे तौर पर ये धमकी दे रहे थे। और उस जगह पर दिल्ली पुलिस के, चूंकि प्रदर्शन हो रहा था, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस के तमाम जवान और अधिकारी भी वहां मौजूद थे, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और संज्ञान तो छोड़िए, जब इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, FIR दर्ज कराने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंचे तुगलक रोड थाने में, तब FIR भी दर्ज नहीं की गई, केवल शिकायत उनकी ले ली गई और कहा गया कि जब जांच की जाएगी और उसमें कुछ FIR दर्ज करने लायक मैटर होगा तो FIR दर्ज होगी। अब ये बड़ा मुद्दा बन गया है, जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं। पार्टी खामोश है, प्रधानमंत्री खामोश है, दिल्ली पुलिस खामोश है। उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने लगातार इसके खिलाफ अभियान चलाने का फैसला किया है। पार्टी के नेताओं ने जगह जगह हर राज्य के मुख्यालयों में इसके खिलाफ प्रदर्शन करने को कहा है। प्रदर्शन लगातार हो भी रहे हैं, लेकिन अब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंच गया है और दिल्ली हाई कोर्ट में आज इस पर सुनवाई हो सकती है। अगर कोई आदेश आता है तो रवनीत सिंह बिट्टू की केंद्रीय मंत्रिमंडल से विदाई भी हो सकती है। लेकिन गंभीर मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, गृह मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया और ना ही दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई की है। अमलेंदु जी, आज बिल्कुल सभी जी इस पे कार्रवाई नहीं की। इधर जो मायावती जी का आज जो ट्वीट आया और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हरियाणा में खेल रही है और आरक्षण को लेकर, उस पर राहुल गांधी का समीर जी बिल्कुल अभी 1 मिनट पहले ही जो है वो उनके व्हाट्सएप चैनल पे उन्होंने अपना एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया है और उस पर लिखा है, और वो लिख रहे हैं कि बहुजन विरोधी भाजपा चाहे कितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आज तक नहीं आने देंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना ना हो जाए। आरक्षण पर से 50% की सीमा हटाकर हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय ना मिल जाए। जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार ना बन जाए। मोदी जी जातिगत जनगणना बोलने तक से डरते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बहुजनों को उनका हक मिले। मैं फिर दोहराता हूं कि मेरे लिए यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बहुजनों को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का मिशन है। #गिनती करो, ये राहुल गांधी ने देखिए ट्वीट भी किया है राहुल गांधी ने इसको, और राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी और ये जो मुद्दा है आरक्षण का, जातिगत जनगणना का, अमलेंदु जी आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जिस कदर घेरा था, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयानों के आधार पर, उनके सांसदों के बयानों के आधार पर, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत आहत हुई थी, अब भी आहत है। चुनाव में नुकसान भी हुआ और इसीलिए शायद वो आरक्षण के मुद्दे पर लगातार वो अब कोई मौका ढूंढ रही है कि राहुल गांधी को घेरा जाए, और ये मौका उसे दिखाई पड़ा।
भाषण का एक छोटा सा हिस्सा काटकर, और उस हिस्से में भी ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, क्योंकि उसको लगातार जो तमाम जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो भी उसका समर्थन कर रहे हैं कि उसमें राहुल गांधी ने कोई गलत बात नहीं की है। आरक्षण का प्रावधान करने वाले संविधान निर्माताओं की भी मंशा यही थी कि जब तक इस सामाजिक गैर बराबरी को न खत्म किया जाए तब तक आरक्षण जारी रहेगा। तो ये इस मुद्दे पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। सबसे गंभीर मसला ये है कि जिस तरह की धमकी दी जा रही है राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने की, उनको मारने की, ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना उससे भी ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। अब राहुल गांधी ने इस जो ट्वीट किया है, हालांकि कई दिन तक उन्होंने इस पर कुछ कहा नहीं, खामोशी बरती। उनको भी शायद इंतजार रहा होगा कि प्रधानमंत्री खुद ही कोई कार्रवाई करेंगे या भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी, लेकिन अब उनको लग रहा है, देख लिया उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी तो इसका समर्थन कर रही है पूरी तरह से, वो इन नेताओं के साथ खड़ी है। बहरहाल इन सब से बेखौफ अब राहुल गांधी की आज जम्मू और कश्मीर में 2 जनसभाएं हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जो चुनावी इस समय चहल पहल है पूरे अपने शबाब पर है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान परसों यानी 25 सितंबर को है। आज दूसरे चरण के मतदान के लिए जो प्रचार है उसका आखिरी दिन है और आखिरी दिन राहुल गांधी की जम्मू में और कश्मीर में 2 जगह अलग अलग जगहों पर सभाएं हैं। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान होगा 1 तारीख को और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। 1 अक्टूबर को ही हरियाणा विधानसभा का भी चुनाव होने वाला था, लेकिन वो अब बढ़कर 5 अक्टूबर हो गया है और 8 तारीख को ही दोनों ही राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। तो ये जो दोनों राज्यों में चुनावी सरगर्मी है अपने चरम पर है। हरियाणा में भी चुनावी सरगर्मी काफ़ी चरम पर है। लगातार वहाँ जो चुनाव प्रचार है उसमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि 10 साल से वहाँ पर शासन कर रही भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों पर घिरी नजर आ रही है और राहुल गांधी को जिस तरह से ये धमकियां मिली हैं, ये मुद्दा भी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर हरियाणा में भी ये एक चुनावी मुद्दा सा बन गया है। बिल्कुल समीर जी, चुनावी मुद्दा भी बन गया है और भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां भी अब बढ़ रही हैं समीर जी, क्योंकि अब देश का आम आवाम जो है वो ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राजनीतिक मतभेदों को एक तो गलत तरीके से परिभाषित कर रही है और अगर राजनीतिक मतभेद भी हैं, मान लीजिए आपकी विचारों की कोई मतभेद हैं, तो आप नेता प्रतिपक्ष जो है और जो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी इस देश की है, उसका नेता है, आप उसको इस तरीके से धमकियां देंगे तो ये। लेकिन मुझे लगता है समीर जी कि भारतीय जनता पार्टी असल में राहुल गांधी को डराना चाहती है और इसलिए डराना चाहती है क्योंकि राहुल गांधी ने जो नारा दिया था डरो मत, वो डरो मत का नारा काफ़ी ज़्यादा काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी का डर जो है, जो अब तक लोगों में बैठा हुआ था, उसको राहुल गांधी ने दूर कर दिया है। तो इसलिए राहुल गांधी को अब डराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन राहुल गांधी डर नहीं रहे, राहुल गांधी लगातार पहुँच रहे। जैसा हमने बताया कि अमेरिका से आते ही वो सबसे पहले करनाल गए और वहाँ हरियाणा में करनाल है, वहाँ जाके उस परिवार से मिले, उस ड्राइवर के जो डंकी के रास्ते वहाँ पहुँचा हुआ था अमेरिका में, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ उसके परिजनों से मिले और अन्य परिजनों से भी मिले जो डंकी के रास्ते वहाँ पहुँचे हुए थे जी। और आज राहुल गांधी की 2 सभाएं हैं, 1 बजे है पुंछ में और 2 बजे है श्रीनगर में। तो ये 2 राहुल गांधी की सभाएँ हैं आज वहाँ तो जम्मू कश्मीर। यानी राहुल गांधी अपने काम पर लगे हुए, धमकियों से बेपरवाह। और राहुल गांधी का वो आपको काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में जब अपनी जो श्रीनगर का शेर कश्मीर शेर स्टेडियम है, उसमें जब उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया था तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की अगर ये सफ़ेद शर्ट लाल हो जाती है तो भी मैं डरने वाला नहीं हूँ, मतलब एक तरीके से उन्होंने ये कहा था। तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है समीर जी। तो राहुल गांधी इस तरीके की बीजेपी की धमकियों से मुझे लगता है कि डरने वाले नहीं हैं और राहुल गांधी ने साफ कर भी दिया है कि वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। और आज भी अभी जो राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है आरक्षण को लेकर कि हम इसमें आंच नहीं आने देंगे और जातिगत जनगणना कराकर मानेंगे, गिनती करो हैशटैग के साथ, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी पैदा कर बिल्कुल परेशानी और चुनाव से पहले ही परेशानी में भारतीय जनता पार्टी थी। राजनीतिक रूप से उसको नुकसान भी हुआ। लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें काफ़ी कम हुई, 303 से 240 पर सीटें आई और उसी में उसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण था जो तमाम एंटी इनकम्बेंसी थी, वो तो कारण था ही। लेकिन आरक्षण और जाति के मामले में, जाति जनगणना के मामले में जिस तरह से विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा था, वो भी उसकी हार में एक बड़ा कारण बना था। तो जाहिर सी बात है कि अब उस मुद्दे पर येन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है।
जाति जनगणना का सवाल बार बार राहुल गांधी उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बार बार उस सवाल से कन्नी काट रही है। राहुल गांधी का ट्वीट एक बार हम लोग फिर से देखेंगे, उन्होंने क्या लिखा है और ये चुनौती उन्होंने दी है कि आप जातिगत जनगणना कराइए, आप आरक्षण को लेकर कितने संवेदनशील हैं, ये बात अपने आप पता लग जाएगी। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि बहुजन विरोधी भाजपा चाहे कितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आंच तक नहीं आने देंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना न हो जाए। आरक्षण पर से 50% की सीमा हटाकर हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय न मिल जाए, जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार न बन जाए। मोदी जी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बहुजनों को उनका हक मिले। मैं फिर से दोहराता हूं, मेरे लिए यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बहुजनों को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का मिशन है। ये बात उन्होंने कही है और ये बेहद गंभीर मुद्दा है और बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वो जातिगत जनगणना को लेकर बात नहीं कर रही है। और जातिगत जनगणना पर सवाल उससे न केवल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, राहुल गांधी पूछ रहे हैं, बल्कि उसके एनडीए के सहयोगी दल भी पूछ रहे हैं, विशेषकर बिहार में जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने जब वो आरजेडी के साथ सरकार में थी, उसने जातिगत जनगणना बिहार में कराई है। और आरजेडी जनता दल यूनाइटेड का इस मामले में प्रधानमंत्री से सवाल करना या तेलुगु देशम पार्टी का सवाल करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरा है, क्योंकि इन्हीं दोनों पार्टियों की, मुख्य रूप से इन्हीं दोनों पार्टियों की बैसाखी पर यह सरकार टिकी हुई है, सरकार का अस्तित्व टिका हुआ है। अब जातिगत जनगणना पर कैसे कोई क्या जवाब दे, क्या उनको करना है, ये उनके लिए अपने आप में एक मुसीबत भरा सवाल है। ये सवाल उनसे लगातार चुनाव में भी पूछा गया, लोकसभा चुनाव में, और अब आगे भी पूछा जा रहा है। राहुल गांधी इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और घेर रहे हैं। एक ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आरक्षण को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से चुनाव से पहले घेरा गया, भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया था, उसके पीछे ये कहा गया कि 400 पार का नारा इसीलिए दिया जा रहा है ताकि संविधान में बदलाव कर सके, आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर सके। और ये जो आरोप थे ये निराधार नहीं थे, ये भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान दिए थे और भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने, खुद पार्टी ने कभी उसका खंडन नहीं किया। उस मुद्दे पर घिरी भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस लेकर चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी कमज़ोर पड़ गया और जनता ने उसको कमज़ोर कर दिया। चुनाव में वो 303 सीटों से सिमटकर 240 पर आ गई और अब उसको ये लग रहा है कि कहीं ये उसे और ज़्यादा कमज़ोर ना कर दे। तो इस मुद्दे पर कोई भी कोशिश, वो हर कोशिश ये कर रही है कि राहुल गांधी को कैसे इस पर घेरे। लेकिन राहुल गांधी बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं कि जातिगत जनगणना पर आपके क्या विचार हैं, आप उसे कराएंगे या नहीं कराएंगे। राहुल गांधी ये भी कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना तो आपको करानी होगी, आप नहीं कराएंगे तो आप किसी दूसरे प्रधानमंत्री को जातिगत जनगणना कराते हुए देख लेंगे। यानी सीधे तौर पर यह चुनौती कि आप इस मुद्दे पर सरकार भले बना लिए हैं बैसाखियों की दल की बदौलत, लेकिन आप सरकार से जा भी सकते हैं। अमलेंदु जी। जी जी, बिल्कुल 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 यही बताने की कोशिश की जा रही है और ये भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है समीर जी। ऐसा नहीं है कि मतलब राहुल गांधी समझा रहे हैं या कांग्रेस समझा रही है, बीजेपी भी समझ रही है, क्योंकि उसके सहयोगी तब से जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं और जिस तरीके की उसकी रणनीति है, वो समझ रही है कि ये अस्थिर सरकार है और अस्थिर सरकार को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखना ये है कि ये सरकार कब तक चलती, कब तक नहीं चलती, वो अलग का मसला है। लेकिन फिलहाल अगर आज सुनवाई होती है दिल्ली हाई कोर्ट में रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर, जो कि हालांकि जो सुरजीत सिंह यादव है वो और भी कई याचिकाएं पहले कई तरीके की दाखिल कर चुके हैं, कई याचिकाएं उनकी निरस्त भी हुई हैं, उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। तो लेकिन वो अगर इस पर सुनवाई होती है तो ये गंभीर मसला एक है, क्योंकि इसमें जो मांग की गई है वो मांग की गई है कि इससे समाज में अशांति फैल रही है और विद्वेष फैल रहा है समाज में, राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा का माहौल बन रहा है। तो एक गंभीर मसला है, मुझे लगता है इस पे संज्ञान लेगा हाई कोर्ट और इस पे कोई आदेश आज जारी कर सकता है समीर जी। जी बिल्कुल। और दिल्ली हाई कोर्ट में रवनीत सिंह बिट्टू ने जो राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया था, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट में PIL दाखिल की गई है। सुरजीत सिंह यादव नाम के व्यक्ति ने, जो कि हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने याचिका दाखिल की है
और इस पर आज सुनवाई होनी है। अब इस पर सुनवाई होनी है, इसके अलावा जो तमाम और मुद्दे हैं उन पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को लेकर कई जगह एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन दिल्ली पुलिस में जहां कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दिया था, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस में कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन के नेतृत्व में एक पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के तुगलक लेन थाने में गया और जिन नेताओं ने 4-5 नेताओं ने आपत्तिजनक बयान दिए, राहुल गांधी को धमकियां दी थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कहा गया कि इस पर पहले इसकी जांच की जाएगी, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये दिल्ली पुलिस का कहना था। और इन धमकियों में ये मामूली धमकियां नहीं है, बल्कि इसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी को जान से मारने जैसी धमकियां हैं। जो तरविंदर मारवा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, उन्होंने धमकी दी। हमने आपको थोड़ी देर पहले उस धमकी को एक बार फिर सुनवाया। उसके अलावा जो रवनीत सिंह बिट्टू हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। महाराष्ट्र के विधायक एकनाथ शिंदे गुट, जो शिवसेना का शिंदे गुट है, उसके नेता हैं, विधायक हैं, संजय गायकवाड़, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जीप काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस तरह से उत्तर प्रदेश के की भी एक मंत्री ने धमकी दी, रघुराज सिंह ने उन्हें आतंकवादी बताया, कई और नेताओं ने भी बताया, इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणियां की और धमकियां दी। लेकिन उनके खिलाफ ना तो पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और तो और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न तो अपने से संज्ञान लिया और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र देने के बावजूद, पत्र लिखने के बावजूद कोई कार्रवाई की, कोई एक बयान तक, एक ट्वीट तक नहीं किया। यहाँ तक ये भी नहीं कहा कि पार्टी और वो खुद उससे सहमत नहीं है या उससे संबंध नहीं रखते हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो पत्र लिखा, उसने तो साफ कर दिया कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी इन धमकी देने वाले नेताओं के साथ खड़ी है। बहरहाल अब दिल्ली हाई कोर्ट इस पर क्या आदेश देती है, सुनवाई करती है, उसका आदेश क्या आता है, ये देखने वाली बात होगी। इससे हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी की आज जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाएं हैं। एक जम्मू में है, पुंछ में, और दूसरी है श्रीनगर में। इन दोनों जगहों पर सभाएं हैं। आज वहां पर दूसरे चरण के प्रचार का, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। परसों यानी 25 सितंबर को दूसरे चरण के मतदान होंगे। तो आपको जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा विधानसभा चुनाव, इन जगहों की ग्राउंड रिपोर्ट्स लगातार डीबी लाइव दिखा रहा है। वहाँ के लोगों की चुनाव को लेकर क्या सोच है, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, इन सारे चीज़ों से अलग अलग जगहों से, इन दोनों राज्यों के अलग अलग जगहों से आपको हम खबरें पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। डीबी लाइव पर आप उन्हें लगातार देख रहे हैं। तो बने रहिए डीबी लाइव के साथ। और अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।